Hello everyone, myself Ankit Raj, student of Rama Ayurvedic Medical College. वेलकम टू डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पदार्थ विज्ञान और पदार्थ विज्ञान सीरीज़ में हम लोग क्विक रिवीजन क्रैश कोर्स सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने 10th चैप्टर देखा था प्रमाण पेपर सेकंड का। आज हम लोग पेपर सेकंड का 11 चैप्टर देख रहे हैं, तो जो है आप्तोपदेश प्रमाण। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जितने आईएमपी क्वेश्चंस हैं और क्विक रिवीजन सीरीज़, ठीक है, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है मैं वो मार्क करूँगा। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि आप्त के लक्षण। आप्त के लक्षण पूछा जाता है, जिसमें कि आपको सबसे ये पूछा जाएगा कि आपकी निरुक्ति बताते हुए उसके लक्षण लिखिए। तो आप्त के लक्षण, ये श्लोक जो चरक के द्वारा दिया गया है, ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पूछा जाता है। ठीक है, रजस तमोव्याम निर्मुक्ता ज्ञान बलेन, ये जो है वो 5 मार्क्स में पूछा जाता है। रजस तमोव्याम निर्मुक्ता ज्ञान बलेन ये शांत त्रिकाल मलम ज्ञानम वैतम सदा आप शिष्टा विभुतास्ते तेसाम वाक्यम संशयम सत्यम वक्षंती ते कस्मात निरस्तमा। ठीक है, तो ये श्लोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका हिंदी ये दिया हुआ है कि आप के लक्षण का क्या मतलब है, तो वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अलग अलग आचार्यों ने अपना अलग अलग मत दिया है। जैसे तर्क संग्रह ने कहा है कि आप्त वाक्यम शब्द, न्यायवादिका के अनुसार आप्तोपदेशा शब्द, ये निरुक्ति बताए गए हैं। ठीक है, आप्तोपदेश के भेद बताए गए हैं, जो कि बताया गया है कि लौकिक आप्तोपदेश होता है और अलौकिक आप्तोपदेश होता है। लौकिक आप्तोपदेश में मतलब लौकिक पुरुष के वाक्यों की बताई गई है, और अलौकिक मतलब श्रुति या वेद जो वाक्यों को अलौकिक आप्तोपदेश कहते हैं। ठीक है, 2 भेद बताए गए हैं आप्तोपदेश के। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो इसमें आता है कि स्वस्थ को बनाए रखने के लिए रोग और रोगों के रोकथाम में आप्तोपदेश का क्या महत्व है। किसी पेशेंट के स्वस्थ को बनाए रखना है, उसके रोग ना हो या उससे व्याधि ना हो, तो उसमें आप्तोपदेश का कैसे रोकथाम है या कैसे उसका इम्पोर्टेंस है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि निदान एवं चिकित्सा में आप्तोपदेश का महत्व, ये इम्पॉर्टेंट है। वैद्य रोगी की परीक्षा करते समय कहते हैं कि उसको आप्तोपदेश से करते हैं। जैसे कि एक रोग जो पेशेंट आया है, वो कहता है कि कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो ऐसा प्रकोपन वाला होना चाहिए। इसे प्रकृति क्या है, वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है। ठीक है, ऐसे स्वरूप वाला है, ऐसे स्थान है, कौन से देश से बिलोंग करता है, जंगल से बिलोंग करता है कि आनुप देश से बिलोंग करता है। ऐसी वेदना वाला हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध वाला हो, उसका शब्द कैसा है, स्पर्श मतलब रुक्ष है, शीत है। ठीक है, ऐसे उपद्रव वाला हो, वृद्धि स्थान वाला हो, क्षय वाला हो, भविष्य वाला, ऐसे नाम वाला हो। ये सब चीज़ों का फर्क पड़ता है चिकित्सा में, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे उसी चीज़ को बताया गया कि आप्तोपदेश का जो है वो क्लिनिकल रिसर्च में कैसे इम्पोर्टेंट है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। कहा जाता है कि आप्त मीन्स द लर्न और एक क्रेडिबल पर्सन जो सीख रहा हो, हु पोजेस द नॉलेज, उसके बाद नॉलेज हो और डिवाइड ऑफ डाउट, बहुत सारे उसके बाद डाउट हो, अटैचमेंट हो, एविएशन हो, ये थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं शब्द। ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है कि शब्द के लक्षण। ये 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है कि शब्द के लक्षण तथा शब्द के भेद बताइए। एक तो यहाँ पे शब्द के 4 भेद बताए गए हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनित्य। ठीक है, तो शब्द के 4 भेद यहाँ पे बताए गए हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनित्य। ठीक है, इसमें एक श्लोक दिया गया है कि सच चतुर्विद दृष्टार्थ अदृष्टार्थ सत्य निश्चिति। ठीक है, जो चरक विमान स्थान 8 चैप्टर 38वां श्लोक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि अलग अलग बताया गया कि दृष्टार्थ क्या होता है, अदृष्टार्थ क्या होता है। दृष्टार्थ मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता हो, देखा जा सकता हो। ठीक है, अदृष्टार्थ क्या होता है, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या इवेंट जिसको हम लोग इंद्रियों के द्वारा देख नहीं सकते हैं, जैसे कि मृत्यु या मोक्ष, इसका एग्जाम्पल है। सत्य मतलब जो ट्रुथ है वो सत्य है, जैसे आयुर्वेद का उपदेश 7 रोगों की सिद्धि के उपाय। और असत्य मतलब जो सत्य या अनित्य बोलते हैं इसको, जो सत्य नहीं है, जिसे झूठ कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मृत शरीर में वेदना होती है तो गलत बात है, आंखों से जैसे सुनाई देता है। ये 4 शब्द के भेद बताए गए हैं और ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है एक शब्द वृत्ति, शब्द के भेद और शब्द वृत्ति के भेद। ये दोनों अलग अलग हैं और इसमें कन्फ्यूजन होता है, मतलब ये दोनों में से कोई एक आता ही आता है। ठीक है, 5 मार्क्स में। तो शब्द वृत्ति के भी 4 भेद बताए गए हैं, अविधा, लक्षणा, व्यंजना और तात्पर्याख्या।
ठीक है। तो इसमें जो बताया गया है कि अभिधा क्या है, जैसे कि जब किसी शब्द का समान अर्थ में प्रयोग होता हो तो उसे अभिधा कहते हैं। जैसे सिर पर चढ़ने से मतलब है कि यहाँ पे बताया गया कि सिर पर चढ़ा है, लेकिन ऐसा भी बताया जाता है, दूसरे शब्दों में इसको लिया जा सकता है कि उसने बाप ने अपने बेटे को सिर पर चढ़ा रखा है, ऐसा होता है ना, तो ये अभिधा हो गया। उसके बाद लक्षणा की बात करते हैं, तो जब किसी शब्द या समान अर्थ प्रकट ना होकर के अन्य अर्थों में उसका अबोध हो जाए, मतलब बोल कुछ और रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है, उसे क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है गंगा या घोषक, मतलब इसका सीधा वाक्यार्थ इससे होता है कि गंगा पर कुटी है। ठीक है, परंतु यहाँ पर अर्थ ना लेकर के गंगा के समीप यह अर्थ लिया गया है। अभिधा लक्षणा। उसके बाद बात करते हैं व्यंजना की। तो व्यंजना क्या होता है कि कोई भी वाक्यार्थ या लक्षणार्थ अतिरिक्त या किसी तीसरे अर्थ का बोध कराता हो, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो भी नहीं, जो सामने वाला समझ रहा है वो भी नहीं, किसी तीसरे शब्द का बोध कराता हो उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति व्यक्ता बोधा प्रकृत देश काल चेष्टा आदि आदि से, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि बच्चे के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर पिताजी उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत अच्छे काम किया, मतलब उसको पिताजी ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा कह रहा है कि बच्चा ये समझ रहा है कि नहीं पिताजी उसकी तारीफ कर रहे थे, यहाँ पे एक तीसरा अर्थ लिया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं तात्पर्याख्या की। तो तात्पर्याख्या मतलब किसी ऑब्जेक्ट के रेफर में बात किया जाता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि सैंधव शब्द का अर्थ, मतलब सैंधव मतलब नमक भी होता है, सैंधव नमक, और सैंधव मतलब घोड़ा भी होता है। ठीक है, तो ये शब्द वृत्ति जो है वो इम्पॉर्टेंट है और शब्द के भेद इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अभिधा के अलग अलग भेद बताए गए हैं, वो उतना नहीं पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, व्यंजना के भी अलग अलग भेद बताए गए हैं। उसके बाद एक आता है वर्ड शक्तिग्रह हेतु, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, मतलब शक्तिग्रह हेतु के एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि शक्तिग्रह के हेतु कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ठीक है, शक्तिग्रह हेतु कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इसमें शक्तिग्रह हेतु 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इसमें शक्तिग्रह हेतु जो होते हैं वो 8 वो होते हैं व्याकरण, उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विकृति और शत्रुद्ध। तो ये पढ़ लेना, शक्तिग्रह हेतु आता है कभी कभी। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि वाक्य के स्वरूप बताया गया है, मतलब वाक्यार्थ ज्ञान हेतु कितने होते हैं, तो ये भी पूछा जाता है 5 मार्क्स में कि वाक्यार्थ ज्ञान हेतु 5 मार्क्स में पूछा जाता है वाक्यार्थ ज्ञान हेतु कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, आकांक्षा, योग्यता और शत्रुधि। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आकांक्षा में बताया गया है कि एक वाक्य में कई शब्द या पद होते हैं, ऐसे होने पर कोई भी बार वाक्यार्थ का बोध नहीं होता। वाक्यार्थ का बोध होने के लिए एक पद दूसरे पदों का सहायक प्राप्त कर उस वक्त अर्थ को निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, रमेश और सुरेश पढ़ते हैं, यहाँ पर केवल रमेश और सुरेश कहने से वाक्यार्थ का ज्ञान नहीं होता, किंतु पढ़ता है। रमेश और सुरेश क्या करता है, पढ़ता है, तो यहाँ पे पढ़ता है जो है वो क्या है, आकांक्षा है। ठीक है, उसके बाद योग्यता की बात करते हैं। तो अर्थ का बाधित न होना योग्यता कहलाता है। योग्यता का अभिप्राय है कि किसी पद के समूह से निकला हुआ अर्थ असंगत या संभव हो। जैसे पानी में हाथ जल गया, तो ये तो पॉसिबल ही है ना, योग्यता नहीं है ना इसमें। ठीक है, ऐसा है। शत्रुधि की बात करें तो शत्रुधि या आकृष्टिक का अर्थ कहता है कि संपक्त या निकटता या उसके जो पास में हो। ठीक है, जैसे कि पानी कहकर कुछ समय बाद कह रहा हो, मतलब किसी ने बोला पानी, उसके बाद किसी ने कहा बह रहा हो, तो दोनों का अर्थ अलग अलग निकल जा रहा है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, शत्रुधि हो जाती है। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर क्वेश्चन की बात करें, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है वो है आपके लक्षण। ठीक है, तो आपके लक्षण जो है, आपकी लक्षण जो है, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो शब्द वृत्ति और शब्द के भेद, ये शब्द के भेद जो है वो, ये शब्द के भेद जो है वो पूछा जाता है 5 मार्क्स में। ठीक है, शब्द के भेद। उसके बाद आता है शब्द वृत्ति।
दोनों में से कोई एक पूछा, जब भी पूछा जाएगा दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, चाहे शब्द के भेद पूछे चाहे शब्द वृत्तियाँ पूछ दे, ठीक है। ये भी 5 मार्क्स में आता है, वो भी 5 मार्क्स में आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें बनता है, वो क्या बनता है, शक्तिग्रह हेतु। ये एमसीक्यू में आता है कि शक्तिग्रह हेतु कितने होते हैं, तो 8 होते हैं, और ये कभी कभी शक्तिग्रह हेतु शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन एमसीक्यू यहाँ से भी बनता है कि वाक्यार्थ के शब्द के कितने भेद हैं, तो 4 भेद हैं, और शब्द वृत्तियाँ के कितने भेद हैं, तो वो भी 4 भेद हैं, वो एमसीक्यू में भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वाक्यार्थ ज्ञान हेतु कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तो इस चैप्टर में फ़िलहाल इतना ही है। तो क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग आज आप्तोपदेश खत्म किए हैं। अगले चैप्टर में हम लोग जो है वो प्रत्यक्ष चैप्टर हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।